हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज है 14 नवंबर और आज आपका बाल दिवस है। तो आप सभी को सर्वप्रथम बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्र भले ही 55 की हो जाए, लेकिन दिल क्या रहे, हमेशा बचपन वाला ही रहे। और इस खास मौके पर क्यों ना हम लोग एक शानदार से जी के जीएस की प्रैक्टिस सेट कर लें। तो आइए हम लोग अपनी आज की प्रैक्टिस सेट का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही शानदार से बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और आज का प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में पहली मेट्रो किस शहर में चली। ऑप्शन नंबर पहला करा दिल्ली, ऑप्शन नंबर दूसरा करा मुंबई, ऑप्शन नंबर तीसरा करा कोलकाता या ऑप्शन नंबर चौथा करा चेन्नई। तो भारत में मेट्रो ट्रेन किस शहर में सबसे पहले चलाई गई थी। तो देखिए, मेट्रो ट्रेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो शहरों में क्या हुआ कि पहले कम भीड़ होती थी, धीरे धीरे करते करते यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी। अब भीड़ बढ़ने लगी तो सड़कों पर यातायात के साधन भी बहुत ज़्यादा होने लगे, है ना। अब क्या हुआ कि घंटों जाम फंसने लगा। अब इस जाम से उबरने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर क्या करें, हम लोग एक ट्रेन का संचालन करें, जिसके माध्यम से क्या होगा कि लोगों को आसानी से और जल्दी से लोग पहुंच जाएंगे और काफ़ी हद तक ये जो सड़क पर भारी भरकम जाम लगता है, इससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाए। तो भारत में एक इंजीनियर होते हैं, एक महान इंजीनियर होते हैं, उनका नाम होता है ई श्रीधरन जी। ई श्रीधरन जी के कॉन्सेप्ट इन्होंने अपना प्रयोग किया और उन्होंने भारत में मेट्रो ट्रेन के संचालन का शुभारंभ किया। लेकिन भारत में पहला कौन सा वह शहर था जहाँ पर यह आपका संचालन देखने को मिलता है सबसे पहले। तो याद रखिएगा, वो शहर था आपका कोलकाता। कौन सा शहर था भैया? कोलकाता शहर था। और कोलकाता शहर में कब? कोलकाता शहर में ही आपके 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1984 को। कब? 24 अक्टूबर 1984 को पहली बार मेट्रो सेवा शुरू की गई थी, मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन आपकी कोलकाता शहर में चलाई गई थी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा भैया कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। आप सभी जानते होंगे सेबी की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन करा 1988, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1948, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1992 या ऑप्शन नंबर चौथा करा 1872। तो सेबी, सेबी यानी कि क्या? अगर अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सेबी की जो फुल फॉर्म मेरे भैया देखने को मिलती है वह हो जाएगी आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म हो जाती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसके अगर इसकी स्थापना की बात करें कि सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 1988। कब? 12 अप्रैल 1988 वह तारीख थी जब सेबी की स्थापना की गई थी। अच्छा, अगर कहेगा कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। और अगर क्वेश्चन ये कहे कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच इसकी क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलती हैं। अच्छा, सेबी का काम क्या है? तो ये प्रतिभूति बाजार जो होती है उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है मेरे भैया? वह काम करती है सेबी। कौन करता है? सेबी काम करती है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या फरमा रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का अश्व शक्ति मात्रक है। बहुत शानदार सा, आप लोग अधिकतर सुने होंगे जब आप लोग पानी की मोटर खरीदने जाते हैं या बिजली का और भी सामान लेने जाते हैं, उसमें क्या होता है कि कितने हार्स पावर का ये इंजन है, तो हम लोग वहाँ पे हार्स पावर में उसको नापते हैं। तो क्या करा कि अश्व शक्ति मात्रक है, किसका मात्रक है? ताप का। ऑप्शन नंबर दूसरा करा दाब का, ऑप्शन नंबर तीसरा करा शक्ति का या ऑप्शन नंबर चौथा करा समय का। तो अश्व शक्ति किसका मात्रक है, यह आपको बताना है। सही जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा बन जाएगा आपका। शक्ति का जो आपका मात्रक होता है वो हार्स पावर होता है। लेकिन यह क्या है कि एक गैर एसआई यूनिट है आपकी हार्स पावर। और अगर इसके हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हो जाता है वाट। क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। और एक हार्स पावर में कितना होता है? एक हार्स पावर में होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट।
तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 24 घंटे, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 8 मिनट, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा 30 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सारा खेल आपके जो है सूर्य के प्रकाश का ही है। अब देखिए जैसे जैसे आपकी ठंडी बढ़ रही है, सुबह आप लोग धूप में बैठने का मन करने लगा है। अब अभी क्या है, जब आपकी गर्मी का महीना आएगा, आपका मई जून आएगा, तो इसी सूर्य के प्रकाश हम लोग बचने की कोशिश करने लगेंगे। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा कि लगभग लगभग अगर बात किया जाए कि जो इसका औसतन टाइम है वह 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास आपका जाता है। तो मोटा मोटा हम लोग इसको 8 मिनट मान लेते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात किया जाए, किसकी, सूर्य और पृथ्वी के अगर बीच की दूरी की बात किया जाए, तो जैसा कि मनीषियों ने बताया है कि 149.6 मिलियन किलोमीटर इसकी क्या है आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बताई गई है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग लगभग औसतन बात किया जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। और शानदार सा जायकेदार सा आज का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने। ऑप्शन नंबर पहला करा, किस देश ने अभी हाल में ही सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर पहला करा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर दूसरा करा नेपाल, ऑप्शन नंबर तीसरा करा वियतनाम, या ऑप्शन नंबर चौथा करा थाईलैंड। तो किस देश ने अभी हाल में ही सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर सोनू सूद जी की बात किया जाए तो ये एक ऐसे शख्सियत भारत के जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कोरोना काल में आप लोगों ने इनकी जो है उदारता को देखा ही सभी लोगों ने। इन्होंने बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया। एक शानदार एक्टर फिल्म जगत के सोनू सूद जी, तो इनको अभी हाल में ही किस देश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही जवाब हो जाएगा भैया क्या, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि थाईलैंड। क्या हो जाएगा, थाईलैंड। क्या हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड देश ने अभी हाल में ही सोनू सूद जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर थाईलैंड की बात किया जाए तो थाईलैंड की जो राजधानी हो जाती है बैंकॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, बैंकॉक हो जाती है। मुद्रा की अगर बात किया जाए तो थाई बाहट यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में। इस वजह से थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है या उपमा दी जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा शतरंज में कितने खाने होते हैं। चेस है ना, खेले होंगे आप में से बहुत से लोग, या खेले नहीं होंगे तो देखे होंगे, और देखे भी नहीं होंगे कम से कम नाम तो सुने ही होंगे कि चेस नाम का कोई गेम होता है, शतरंज नाम का कुछ खेल होता है। और इस खेल में कितने खाने होते हैं यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा 16, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 32, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 64, या ऑप्शन नंबर चौथा करा 108। सो शतरंज खेल में यानी कि आपका जो चेस होता है, चेस बोर्ड पर कितने खाने बने होते हैं, है ना। तो शानदार से ये भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। 64 खाने होते हैं आपके चेस बोर्ड पर। ठीक है, रुकिए एक चेस का एक पिक्चर दिखा ही दूँ, आप लोग भी क्या याद रखेंगे, किसी ने दिखाया था। तो देखो भैया ऐसे ही कुछ होता है आपका चेस बोर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर इधर गिनती किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं 64, कुल आपके 64 खाने हो गए। और इसी में आपके सैनिक प्यादा और क्या क्या होते हैं, हाथी घोड़ा राजा रानी सब। ये देखिए एक इधर हो गया एक इधर हो गया, कुछ इस तरीके का आपका चेस का बोर्ड दिखाई देता है, देखने को मिलता है। आप लोग भी याद करेंगे, कोई यूट्यूब वाले थे जो कि चेस बोर्ड दिखाए थे हमको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है। वाह, शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है।
ऑप्शन नंबर पहला करा मादा एडीज मच्छर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सीसी मक्खी, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। उड़ जा काले कावा तेरा। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज। क्या हो जाएगा? मादा एनाफिलीज जो होता है आपके मलेरिया रोग के कारक बनता है। और अगर मादा एडीज मच्छर की बात करें तो आपके डेंगू जो बुखार होता है उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। सीसी मक्खी की बात करें तो यह सोने की बीमारी होती है, उसमें उसके लिए इसके जो है जिम्मेदार माना जाता है। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन हो जाएगा? मादा एनाफिलीज हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एलईडी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है लाइट एनर्जी डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है लो एनर्जी डायोड, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है लाइट इमिटिंग डायोड, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है नन ऑफ दिस। तो एलईडी का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है एलईडी की? देखो भैया आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। अगर देखे होगे आज से लगभग लगभग 10 साल के पहले तो कंप्यूटर जो आते थे आपके, कंप्यूटर हो गई, टेलीविज़न हो गई, तो इनके पीछे खूब बड़ा सा एक निकला रहता था कूपड़ की तरीके से, ठीक। लेकिन अगर आज के परिवेश में बात किया जाए, है ना, आज के परिवेश में बात किया जाए तो क्या हो गया? टेलीविज़न बिल्कुल स्लिम बॉडी हो गई है, आपका कंप्यूटर भी क्या हो गया? स्लिम बॉडी हो गया है, आपका डेस्कटॉप स्लिम बॉडी में आ रहा है ना। एकदम पतले पतले हो रहे हैं कि आके यूँ कहें कि इसमें एलईडी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। आपके घर अब क्या है कि जो कूबड़ वाले टेलीविज़न है ये तो मार्केट से बाहर ही हो गए हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे मार्केट में। नए जो भी टेलीविज़न वो आ रहे हैं सारे आपके एलईडी आ रहे हैं। अब कोई पूछे ही दे कि अच्छा एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? पहले बल्ब आते थे 100-100 वाट के, अब क्या है कि एलईडी वाले बल्ब आ रहे हैं। एलईडी वाले बल्ब क्या कर रहे हैं? पावर भी कम ले रहे हैं। 5 वाट में आपका जो 100 वाट वाला बल्ब उजाला देता था उससे कहीं ज़्यादा उजाला आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। कौन? एलईडी बल्ब। तो कोई पूछे ही देख भैया एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या बताओगे आप? ये बताओ। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। लाइट इमिटिंग डायोड होता है आपका एलईडी का फुल फॉर्म। बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन था आप सभी के लिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और कह रहा 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? लो भैया 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला करा 2, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 2.54, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 3, ऑप्शन नंबर चौथा करा 1.25 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो देखो भैया जब बहुत पहले अगर हम लोग बात करें पुराने समय में क्या होता था कि 1 इंच की ये लोग मानक कैसे बनाते थे? बहुत ज़्यादा आपको सेंटीमीटर ये सब जो प्रचलन में जब नहीं था उस समय क्या करते थे कि जौ, क्या होता है, जौ होता है ना, जौ के 3 दाने क्या करते थे? सटा के रख देते थे। कैसे? जैसे एक दाना जौ का ये रखे, एक दाना ये रखे, एक दाना ये सटा के ये रख दिए। जौ का 3 दाना रख देते थे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती थी वो 1 इंच मानी जाती थी, कि जौ के 3 दाने की जो मिला करके लंबाई होती है वो 1 इंच मानी जाती है। लेकिन बाद में जब सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट आया और इसी के साथ ही ये क्या हो गया, और जब सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट आया तो बताया गया क्या कि 1 इंच बराबर कितना होता है? तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब बन जाएगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बन जाएगा दूसरा, यानी 2.54 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? ठीक। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा कबूतर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा तोता, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा गिद्ध, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा गौरैया। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो कि अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? अच्छा, मनुष्य भी अपना ऊपरी जबड़ा नहीं हिला पाता है ना। खाली जो हमारा निचला निचला जबड़ा होता है ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, नहीं हिलेगा आपका ऊपरी जबड़ा, है ना। तो जो निचला हम लोग का जौ होता है ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। लेकिन इसमें से एक ऐसा पक्षी है जिसका जो अपर जौ होता है वो मूवमेंट करता है। तो सही जवाब क्या बन जाएगा? तो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सुग्गा, तोता। क्या बन जाएगा?
पैरट बन जाएगा इसका सही जवाब। जो आपका सुग्गा होता है, जो तोता होता है, वो क्या करता है, ऊपरी जांघ को यानी ऊपरी जबड़े को मूवमेंट कर सकता है, हिला सकता है। तो जो सही जवाब बन जाएगा आपका बन जाएगा तोता। क्या बन जाएगा, तोता बन जाएगा। ठीक, मिट्ठू सीताराम, सीताराम। ठीक, चलते हैं आगे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? वाह, क्या खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला करा आगरा, ऑप्शन नंबर दूसरा करा बाराबंकी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा एटा, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इटावा। अमीर खुसरो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व, जिन्हें खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है, अमीर खुसरो साहब को। और इन्हें तूतीय हिंद की, किसकी, तूतीय हिंद की उपाधि दी जाती है। और इसी के साथ ही साथ अमीर खुसरो साहब को तबला का आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक, किसको, अमीर खुसरो साहब को तबला का आविष्कारक भी माना जाता है, अमीर खुसरो साहब को। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना भैया, इनका जन्म हुआ था एटा जनपद में। कहाँ पर? एटा जनपद में, पटियाली गांव में। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में एक पटियाली गांव था, वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ। अभी अगर हाल की बात करें तो आपका पटियाली जो है एटा से कट करके कासगंज जिले में आ गया है। लेकिन तात्कालिक रूप में अगर बात करें तो उस समय आपका एटा था, और एटा के पटियाली जिले में इनका जो है जन्म होता है, अमीर खुसरो साहब को। उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे हुए एक अद्भुत व्यक्तित्व। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या करा कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला करा ललितपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा पीलीभीत, ऑप्शन नंबर तीसरा करा लखीमपुर, ऑप्शन नंबर चौथा करा सोनभद्र। तो दुधवा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर तीसरा, थर्ड, यानी कि लखीमपुर। कहाँ पर? दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर जनपद में देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और करा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के विरुद्ध अनटचबिलिटी को रोकता है? ऑप्शन नंबर पहला का रहा है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या आप अनुच्छेद 17। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताया जाए इस क्वेश्चन को। जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आपका क्या कहता है, अस्पृश्यता का जो कॉन्सेप्ट था उसका विरोध करता है, उसको समाप्ति का प्रयास करता है। तो अनुच्छेद 17 इसके लिए हमेशा आपका तत्पर दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या करा भारत तटीय राज्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर पहला करा 6, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 7, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 8, या ऑप्शन नंबर चौथा करा 9। तो भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, इनको बताना है, इनकी कितनी संख्या देखने को मिलती है। तो अगर बात किया जाए कि अगर भारत के संरचना की बात करें तो इसका जो दक्षिणी भूभाग है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका पूर्वी तट, कौन सा हो जाएगा, पूर्वी तट। और ये हो जाता है आपका पश्चिमी तट, कौन सा हो जाता है, पश्चिमी तट। ठीक, अब इधर कौन कौन से राज्य लगते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लगता है, गुजरात। क्या लगता है, गुजरात लगता है। फिर क्या लगता है, महाराष्ट्र। क्या लगता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद लगता है आपका गोवा। क्या लगता है, गोवा। गोवा के बाद लगता है आपका कर्नाटक। कौन सा लगता है, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद लगता है केरल। क्या लगता है, केरल। ठीक, केरल हो गया। केरल के बाद अगर इधर आ जाते हैं हम लोग, पूर्वी तट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है तमिलनाडु। क्या हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है। और तमिलनाडु के ऊपर चलते हैं तो हो जाता है आपका उड़ीसा। क्या हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है। और उड़ीसा के ऊपर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके कुल कितने हो गए, 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा से आपके लगते हैं, तटीय राज्यों की श्रृंखला के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं आपके, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये कुल आपके 9 राज्य देखने को मिलते हैं। और इसी साथ ही साथियों हम लोग आ गए हैं अपने आज के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि प्रश्नों के हम लोग अपने अंतिम श्रृंखला पर आ गए हैं, अंतिम पायदान पे आ गए हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन आज का क्या करा त्रिरत्न का संबंध है। ऑप्शन नंबर पहला करा सिख धर्म से, ऑप्शन नंबर दूसरा करा पारसी धर्म से, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका इस्लाम धर्म से। उड़ जा काले कावा तेरा।
तो सही जवाब इसका क्या बन जाएगा? तो सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। हालांकि अगर त्रिरत्न की बात किया जाए तो आपके जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इसमें दोनों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, इसके अंतर्गत जो बुद्ध धर्म और संघ, किसकी? बुद्ध धर्म और संघ की बात की गई है। जबकि अगर हम लोग जो है देखते हैं जैन धर्म की त्रिरत्न में, तो उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आपका चरित्र देखने को मिलता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र देखने को मिलता है जैन धर्म में। और भैया बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध धर्म और संघ आपका देखने को मिलता है आपका बुद्ध धर्म के अंतर्गत। इस तरह से आज हम लोग अपने वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो श्रृंखला थी, जो सीरीज थी, हम लोग आज उसको देखने का प्रयास करे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सभी प्रसारित करेंगे और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।